बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रेडियो हम वतन और नई दुनिया। मज़र नाज़रीन, इस वक्त हम कोपेनहेगन डेनमार्क में एक बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका नाम फिस्के छाओ है। इसमें हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ बहुत ही बड़े प्यारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भाई भी दोस्त भी हमारे साथ शामिल हैं और हम ये चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में एक तो इनके हवाले से बातें हों। जैसा कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी किसी न किसी खूबी से नवाजा होता है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, समाजी तौर पे हो, सहाफ़ती तौर पे हो या इंसानियत के हवाले से कोई भी काम या बिज़नेस के हवाले से। तो अगर वो नेक नीयती के साथ अपने ज़िम्मेदारियों को निभाता है तो इसमें अल्लाह ताला उसको कामयाबी भी देता है। और कलीम गिलानी जो कि हमारे छोटे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, इनका बचपन भी हमने देखा, एक शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन कलीम गिलानी ने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, बिज़नेस के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से और मैं समझता हूँ कि इंसानियत के हवाले से भी अगर कहें तो बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और इसका नतीजा ये है कि इस वक्त वो बहुत ही कामयाब और एनर्जेटिक शख्सियत बन चुके हैं, बिज़नेस के हवाले से भी, सहाफ़त के हवाले से भी। और इस वक्त ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पे हैं और कोपेनहेगन डेनमार्क में तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमारी इनके साथ बैठक भी हुई, गपशप भी हुई और इसके बाद इनका फिर सफ़र जो है जारी रहेगा यहाँ से कोपेनहेगन डेनमार्क से। तो कलीम गिलानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान में कहाँ से बिलोंग करते हैं और जैसा मैंने इंट्रो में आपके हवाले से बताया कि जिस तरह आपने जितनी मेहनत की और कोशिश की और इस वक्त आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं, बिज़नेस के हवाले से भी और सहाफ़त के हवाले से भी और मैं समझता हूँ हर लिहाज से। सबसे पहले तो ये हमें बताएं हमारे देखने और सुनने वालों को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं शेख साहब भी नहीं कहता, मैं इनको भाईजान कहता हूँ क्योंकि हम छोटे छोटे थे तो हम लोग इनको भाईजान कहते रहे। तो मेरा ताल्लुक़ खारियाँ शहर से है जहाँ से आपका ताल्लुक़ भी है। एक ही कम्युनिटी से हमारा बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ एक अरसे से चलता आ रहा है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कामयाबियों का, तो मैं समझता हूँ कि मेहनत सारी दुनिया करती है और दुनिया में आने वाला हर वजूद किसी न किसी सतह पे अपनी मेहनत कर रहा होता है। तो ये सवाए ब्लेसिंग के और मैं समझता हूँ कि हमारी वालदा की दुआओं के अलावा इसमें किसी चीज़ का कोई अमल दखल नहीं है। और अगर मैं किसी चीज़ को मलहूज़े ख़ातिर इसमें रख सकता हूँ कि अगर मेरा कोई इसमें किरदार है तो वो सिवाय ऑनेस्टी के, ईमानदारी के, मेरे अंदर कोई और ऐसी खूबी नहीं है कि जिसमें मैं प्राउड फील कर सकूँ। और मेहनत के लिहाज से मैं समझता हूँ कि जितनी आप लोग मेहनत करते हैं हम लोग उसका अशरे शीर भी नहीं है। अच्छा, बचपन गुजारा आपने पाकिस्तान में, गुजार रहे हैं, लड़कपन हुआ, फिर अभी जनाब जवानी की सूरत में आप बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में वक्त आप इस वक्त जिस तरह की सूरत बनी हुई है, चाहे वो समाजी वाले से हो, सहाफ़ती वाले से हो या कारोबारी हवाले से हो, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लोग क्या पाकिस्तान के निज़ाम से मुतमिन भी हैं और अपने सिलसिले को अच्छे तरीके से चला रहे हैं? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने आज तक किसी को मुतमिन ना पहले देखा है, ना आज देखा है और ना कभी देखूँगा। उसकी रीज़न ये है कि शायद सेटिस्फेक्शन जो है ये आपके एक इनर साइड की चीज़ है और आप जब दूसरों को सक्सेस देखते हैं तो आप उसकी वजह से अनसेटिस्फाई होते हैं। हम जब यूरोप में देखते हैं तो बिलाशुबा ये दिल करता है कि पाकिस्तान भी ऐसा हो, जहाँ का सफाई का निज़ाम, लोगों का बिहेवियर, डिपार्टमेंटल जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं और हमारी ये विश है कि पाकिस्तान को ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस बादशाहत और जिस दौर से, बरसगीर के दौर से पाकिस्तान निकला है और हमारे अंदर बहुत सारी अभी बाहैसियत कौम बहुत सारी कमज़ोरियाँ, कमियाँ ऐसी हैं कि जिनको पूरा होते हुए अभी टाइम थोड़ा दरकार है। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं, मुझे आप कोई एक बंदा ऐसा बता दें जो सक्सेस ना हो, कोई एक ऐसा बंदा बता दें जो सेटिस्फाई ना हो। तो हम, मेरे ख्याल में अनसेटिस्फाई होने की बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास या तो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है, या हम उनको तलाश नहीं करते और या फिर हम उस पर काम नहीं करते। अच्छा, मैं चाहूँगा कि हमारे देखने और सुनने वाले ये भी जानना चाहेंगे कि कलीम गिलानी अल्लाह ताला का फ़ज़ल तो करम हुआ उन पे और माँ वालिदैन की दुआएं भी साथ रहीं, दोस्तों की भी ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी की
या कोई ऐसा मतलब तरीक़ाकार जिससे आप समझते हैं कि मेहनत के साथ साथ बंदा अपने आप को दुनिया के सामने पेश करे, चाहे किसी भी हवाले से? देखिए, की ऑफ सक्सेस बड़ी सिंपल चीज़ है जी कि मार्केट में आपके पास जिस चीज़ की डिमांड है आप वो चीज़ बनानी शुरू करें तो आपकी बिकना शुरू हो जाती है। ठीक है। जैसे पाकिस्तान की सोसाइटी का हम जिक्र करते हैं तो हमारा वहाँ पर जिन हालात में से हम गुजरे हैं कि वहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा बोला जाता है, तरबियत के अंदर फुकदान है, ईमानदारी की कमी है। तो मैं समझता हूँ की ऑफ सक्सेस ये है कि पाकिस्तान में अगर बंदा ईमानदार हो जाए, वो वाकई में ईमानदारी की डेफिनेशन कई दफ़ा हम अपने तौर पे करते हैं। तो वो चाहे रेडी लगा रहा है तो वो ज़रूर एक दिन अपनी मंडी बनाएगा और वो आड़त के किसी आला दर्जे पे पहुँचेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो चीज़ पाकिस्तान में इस वक्त शॉर्ट है, आप उसकी पैदावार बढ़ाएं। ठीक है। और शॉर्टेज है पाकिस्तान में सिर्फ ईमानदारी की, और उसकी पैदावार बढ़ाएं तो आप खुद ब खुद ग्रो करेंगे। ये मेरा अभी तक का एक एनालिसिस है इसके ऊपर। चलें जी, मज़न नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और हमारे साथ कलीम गिलानी साहब मौजूद हैं और इनसे बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। इनके बचपन के हवाले से भी बात हुई। पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त बचपन का गुजारा हमने भी देखा। कलीम गिलानी साहब, अभी आप इस वक्त के साथ साथ आपने सहाफ़त में भी कदम रखा, और सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया कि जर्नलिज़म करनी चाहिए या इसमें ज़्यादा कोई चांसेस हैं अपने आप को मनाने के लिए? जिस एरिया से मैं हूँ वो बेसिकली पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला ही जर्नलिस्ट का था। तो वो ख्याल मुझे आया आप लोगों को देखकर, इनाम भाई को देखकर, भाई नसरुल्लाह को देखकर, राजा रियाज साहब को। तो ये सारी एक कम्युनिटी थी जिसको हम देखते थे कि ये मीडिया में बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो बड़ी इनकी टोर शोर भी है। अच्छा। तो बस वहीं से मैं शिफ्ट हुआ भाई ज़फ़र इकबाल हसन स्पेन में। तो उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और फिर मुझे वो इस रास्ते पर लेकर चले, और मैंने ऑनेस्टली इस शोबे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मीडिया की वजह से है, क्योंकि मीडिया ने मुझे चारों तरफ देखना सिखाया, समझना सिखाया, लोगों में बैठना सिखाया। तो वो मेरा एक ऐसा शोबा या एक ऐसा मेरा हिस्सा है ज़िंदगी का जिसको मैं आज लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस होने के बाद सहाफ़त को मैं मिस भी करता हूँ। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट लिया आपने, कहाँ से स्टार्ट लिया, ये ज़रा बताएं। बेसिकली खारियन अखबार था ज़फ़र इकबाल हसन भाई का। ठीक है। तो भाई नसरुल्लाह वगैरह भी उस वक्त, आप सारे लोग भी, ज़ाहिर है ग्रुप था आप लोगों का। तो वहाँ से मुझे थोड़ी सी हौसला अफजाई मिली कि छोटा मोटा मैंने कोई एक दो दोस्तों का एक्सीडेंट हुआ, वो खबरें लिख के उनको दी, भाई ज़फ़र ने उसको थोड़ा ठीक करके छाप दिया मेरे नाम से। तो वहाँ से वो हौसला अफजाई हुई। उसके बाद इनाम भाई मेरे ऑब्वियसली कज़न भी हैं, बड़े भाई भी हैं। तो उन्हीं दिनों में वो भी देख रहे थे कि यार ये बच्चा थोड़ा एक्टिव होता जा रहा है। तो फिर उन्होंने दस्ते शफ़क़त रखा और फिर मैंने जज्बा अखबार में रिपोर्टिंग शुरू की। फिर मैंने NNI में काम किया, वो भी ज़फ़र भाई की वसातत से। इस तरह फिर इस्लामाबाद के अखबारात में मैं आर्टिकल्स लिखता रहा। अच्छा। फिर रेडियो की दुनिया आई तो रेडियो में काम करने वाले लोग बहुत कम थे FM में। ठीक है। तो मैं वो पहला बंदा था गुजरात में जिसने कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना कदम रखा। अच्छा। और रेडियो 105 में बड़ी अच्छी पोजीशन पे मैंने काम किया एज आ हेड ऑफ न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में मैंने अच्छा। पूरा डिपार्टमेंट उनका लीड किया। अच्छा। फिर BBC उर्दू की मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली। याद है किस दौर की बात है? ये 2002, यानी मेरा जो स्टार्ट है तकरीबन 2000 से होगा, तकरीबन 2000 में। अच्छा। और ये जो रेडियो का सफ़र है ये फिर आगे 6-7 साल तक चलता रहा मेरा। ठीक है। अच्छा, वो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ज्वाइन किया फिर साथ? जी। और उसके साथ साथ फिर एक वक्त आया कि आपने न्यूज़ अलर्ट, जी, इस हवाले से ज़रा बताएं, क्योंकि इसके साथ मैंने भी काम किया और ये बड़ा मैं समझता हूं इफेक्टिव मीडिया था, ये मीडियम था। जी ऐसा ही है, चूँकि मेरे रगों के अंदर सहाफ़त ज़िंदा थी। जी। वैसे तो मुझे आफ्ताब भाई ने बिज़नेस में बिज़ी कर दिया 2007-8 के बाद, 10 के बाद, लेकिन एक सब्जेक्ट पेंडिंग था कि यार मैंने सहाफ़त को छोड़ना नहीं है। तो उसकी वजह से फिर जब ये डिजिटल रेवोल्यूशन आई तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि रेडियो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो फिर हमने कुछ अरसे का मैंने पॉज लिया। अच्छा। और 2015-16 में पाकिस्तान का पहला वेब चैनल, अच्छा, यानी फेसबुक पे किसी चैनल का ट्रेंड नहीं था, तो ये हमने पहला वेब चैनल इंट्रोड्यूस करवाया न्यूज़ अलर्ट के नाम से। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये, बल्कि हमारे बराबर में अगर कोई चैनल था तो वो सिर्फ डेली पाकिस्तान उस वक्त मार्केट में आया था। अच्छा। तो ये 2 पायनियर चैनल थे जिन्होंने फेसबुक के ऊपर सहाफ़त को इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं सबसे पहले तो लोकल सहाफ़त के हवाले से पूछना चाहूँगा कि खारिया में प्रेस क्लब एक है जी। और उसमें इस वक्त इतने साफ़ी अभी हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। हमारे दौर के तो सारे उसमें कई दुनिया से चले गए और कई हैं सीनियर, जिनमें राजा रियाज साहब, नसरुल्लाह चौधरी साहब, इनाम मिर्ज़ा साहब,
जफर इकबाल हसन या बाकी। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल है खारियाँ में सहाफ़त की, वो आप क्या समझते हैं कि उससे मुतमिन आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, या नए जो लड़के हैं, नए साफ़ी जो हैं? इसमें ना हर चीज़ के रवाज की तरह सहाफ़त के रवाज और रवायात भी काफ़ी ज़्यादा तब्दील हुई हैं, क्योंकि अखबारी सहाफ़त से ये फिर थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आई और अब डिजिटल रिफॉर्म्स आने के बाद इंटायरली सिचुएशन चेंज हो गई है। तो अब मैं समझता हूँ कि सहाफ़त पहले से ज़्यादा आसान भी हो गई और पहले से ज़्यादा वसाइल भी लोगों के पास ज़्यादा हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे अब जो बहुत सारे नए लोग हैं वो सहाफ़त का रमूज़ को उस तरह से अदा नहीं करते जिस तरह से सहाफ़त का कोई हक़ बनता है। और इसकी शायद एक वजह ये भी है कि अब डिजिटल रिफॉर्म्स आने के बाद अब हर बंदा जिसके पास मोबाइल है वो कह लें कि एक सहाफ़ी आलमोस्ट कि वो आपको, हाँ, तो एक डिजिटल जर्नलिज्म कर रहा है, तो आप वर्चुअल जर्नलिज्म है कि आप जहाँ पर बैठे हुए हैं तो आप अपनी जर्नलिज्म, जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारी जर्नलिज्म भी जारी है। तो ये एक ऐसी चेंज आई है जिसने कि जो क्लब के अंदर या जितने भी हमारे मीडिया फर्म्स हैं उनके अंदर एक ऐसा अपसेट पैदा किया कि अभी तक शायद हमारे पुराने सहाफ़ियों को समझ नहीं आ रही कि हम लोग करेंगे क्या। तो इस वक्त हम कुछ ऐसे दौर में खड़े हैं शायद। अच्छा, तो अभी क्या आप समझते हैं कि इसमें हमारे इदारे भी कोई हैं ज़िम्मेदार के वो सहाफ़त को सही तरीके से वो चलाने नहीं देते, या कोई उसमें दखल अंदाजी होती है, या कोई साफ़ी भी कोई इस तरह के? आप क्या क्योंकि इदारों की तरफ से तो ना कभी सरपरस्ती आई और ना कभी कोई हौसला अफजाई हुई। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पर के ज़ाहिर है कि मीडिया उस लेवल का आज़ाद नहीं है, लेकिन वहाँ पर कभी भी गवर्नमेंट्स ने ये नहीं चाहा कि मीडिया पूरी तरह से आज़ाद हो या मीडिया अपनी राय को सही तरीके से बयान कर सके। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने भरपूर तरीके से अपना हक़ अदा किया। सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं कलीम गिलानी साहब से कि एक तो सहाफ़त के हवाले से आपने काफ़ी तफसील के साथ बताया, लेकिन सहाफ़त के साथ साथ आज हम आपको देखते हैं कि बहुत ही कामयाब तरीन आप बिजनेसमैन भी हैं, काम के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारियों में अपनी निभा रहे हैं और अपना सिलसिला भी चला रहे हैं। तो ये आपको ख्याल कैसे आया कि सहाफ़त के साथ साथ ज़ाहिर है एक बंदे का होता है, एक एम होता है कि उस पर भी कुछ करना है? अच्छा, एक तो बाय लक ऐसा समझ लें कि मैंने पहले बिज़नेस किया या छोटा मोटा मेरा कारोबार था और उसके साथ साथ मैं मीडिया में आया और सहाफ़त करता रहा। तो मेरी ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा दिन नहीं गुजरा जिस दिन मैंने काम ना किया हो। ठीक है। या खुदा ना खास्ता मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन आया हो जिस दिन मैंने बेरोज़गारी में गुजारा हो। तो सहाफ़त एज आ पैशन, एज आ जो है ना आपका एक शौक़, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये कोई बहुत अच्छा ज़रिया माश नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए ये बड़ी एक आइडियल पोजीशन थी कि मैं सहाफ़त को एंजॉय करूं पूरे तरीके से और उसमें जैसे काम करना चाहिए उसका हक़ अदा करूं, और जो मेरी इनकम है बेसिकली वो ज़्यादा मेरी अपने बिजनेस से रही है। ठीक है। तो ये मैं सारे दोस्तों को भी ये रिकमेंड करता हूँ कि ये एक बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है कि जैसे लोग सियासत करते हैं और साथ में कारोबार करते हैं, अगर आप सहाफ़त करते हैं और साथ में कोई बिज़नेस भी करें। ऐसे भी थोड़ा सा एक रवायत कोई इस तरह की हम मिसालें देखते हैं अपने माशरे में कि जो लोग सहाफ़त करते हैं या साफ़ी हैं वो अपने साथ साथ काम के सिलसिले में भी या काम भी करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं, लेकिन वो सहाफ़त को मिसयूज़ भी करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मिसयूज़ जो है ना, सहाफ़त हो या आपका कोई भी शुबा, चाहे वो मेडिकल है, वकालत है, जब आप किसी चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो तो ऑब्वियसली आपको नुकसान भी देगा, आपकी रेपुटेशन भी लॉस करेगा। और हर शोबे में इस तरह से है कि आप जिस तरह आपको पावर्स मिलती हैं, आप अगर उसको मिसयूज़ करते हैं तो वो एक बड़ी गलत चीज़ है, जो कि मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ सहाफ़त नहीं है, हर शोबे के अंदर इसकी गुंजाइश या इसकी रवायात मौजूद हैं। अच्छा, कैसे आप बिज़नेस में आए और क्या कुछ आपने कैसे स्टार्ट किया, ये भी हमारे सुनने और देखने वाले जानना चाहेंगे। बिज़नेस तो मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमारी ऑप्टिकल की शॉप्स थी, ठीक है, उस शोबे से मेरा ताल्लुक़ था। उसके बाद हमने मार्केटिंग कंपनी बनाई, मैंने और नदीम भाई ने। अच्छा। आवाज़ एडवर्टाइजिंग के नाम से। अच्छा। आज भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। नदीम भाई उसको लुक आफ्टर करते हैं। ठीक है। तो होर्डिंग बोर्ड्स का हमारा ये बिज़नेस था और प्रिंटिंग वगैरह का, और यही हमारा टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर। ठीक है। और उससे आगे फिर आफ्ताब भाई ने मुझे इंगेज किया आफ्ताब करेंसी के अंदर एज अ डायरेक्टर। ठीक है। तो वो मैंने 15 साल तकरीबन उस कंपनी के अंदर सर्व किया और उस कंपनी ने मुझे ग्लोबल विजन दिया, दुनिया में क्या हो रहा है वो मुझे देखने का मौका मिला, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जाने का मौका मिला। अच्छा। तो उस तरीके से मुझे फिर ये पता चला कि एक्चुअल बिजनेस होता क्या है। ठीक है। तो आज मैं समझता हूँ कि जो हम बिजनेसेस कर रहे हैं ये उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है कि आज मैं रियल एस्टेट के अंदर भी हूँ। तो हम बड़ी कामयाबी के साथ और बड़े प्राउड के साथ ये कहते हैं कि हम ख़राब से ख़राब प्रोजेक्ट भी ले लें तो वो हम मिनटों में, दिनों में ठीक कर लेते हैं। उसके पीछे गुड लक के साथ साथ जो हमारी वो एक ग्रूमिंग है
उसका एक बड़ा अमल दखल है कि बिज़नेस को किया कैसे जाए। ठीक। अच्छा, इसमें कोई दुश्वारियाँ आई जब आपने स्टार्ट लिया ये रियल एस्टेट का, या ज़ाहिर है एक नया सिलसिला शुरू होता है तो कई हाँ। नए लोग मिलते हैं, तो उसमें कुछ अगर शेयर अच्छा जफ़र भाई, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ अगर बताऊं तो मैं एक स्क्रैच से स्टार्ट लेने वाला बंदा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी कोई दुश्वारी आई नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको बिला मुबालगा बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि मुझे ना कभी कोई मुश्किल वक्त क्या देखने को समझते मिला। हैं कि आपकी नेक नीति, मेहनत, वालिदैन की दुआएं, ऑब्वियसली वालिदैन की दुआएं सबसे पहले, जी। और उसके साथ जो मेहनत है। जी, जी। और मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहूँगा कि आप अगर मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला ने वाकई में आपका अजर रखा हुआ है। तो ये पाकिस्तान शायद दुनिया की वाहिद कौम है या वाहिद ऐसा खिता है कि जहाँ पर हम काम किए बगैर सक्सेस होना चाहते हैं, या मेहनत किए बगैर या ईमानदारी के बगैर सक्सेस होना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक। अच्छा, बिज़नेस के हवाले से आपने बैरून मुमालिक का भी दौरा किया और कर भी रहे हैं इस वक्त, जैसा मैंने इंट्रो में बताया कि आप कोपेनहेगन डेनमार्क में, और यहाँ से आप अभी सफ़र में हैं, तो ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये कहाँ कहाँ आप बिज़नेस के हवाले से गए, और अभी ये आपका टूर है वो किस तरह से है? मेरा ये जो टूर चल रहा है इसमें तो आप लोगों से तो बेसिकली एक मोहब्बत का रिश्ता, मुलाकात मकसूद थी। जी जी। तो डेनमार्क आया, आपने बड़ा वेलकम किया, थैंक यू। मैं जितनी भी कम्युनिटी के साथ मैं मिला, लेकिन एक्चुअली जो मेरा इस दफ़ा का टारगेट था वो था पुर्तगाल में हमारी अच्छा। पुर्तगीज़ के साथ कुछ मीटिंग्स चल रही हैं रियल एस्टेट के हवाले से, अच्छा। कि हम पाकिस्तान के अंदर पुर्तगीज़ के थ्रू एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हमें ये ऑफ़र है। लास्ट टाइम हमारे पास पुर्तगीज़ की गवर्नमेंट का और उनका जो सेमी गवर्नमेंट सेटअप है उसके कुछ लोग आए थे और उन्होंने कुछ पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ऑफर्स की थी। तो इस दफ़ा मेरा फोकस है कि उन लोगों के साथ कुछ मीटिंग्स होंगी और कुछ गिव एंड टेक होगा कि हम पुर्तगाल में क्या कर सकते हैं, और फिर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर पुर्तगीज़ हमारे साथ या यूरोपियन जो लोग हैं वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ कोपेनहेगन डेनमार्क में मेरे अलावा कौन कौन से दोस्त आपको नए मिले या नए लोग मिले, उनका अगर आप जिक्र करना चाहें? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा वेलकम किया मंसूर भाई ने, मायूं शाह साहब के ये बड़े भाई भी हैं। तो मुझे जितनी अपनाइयत इन्होंने दी या जो मुझे महसूस हुई कि मैं यहाँ एक होटल में था ऑब्वियसली डे फर्स्ट से, तो इन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, होटल मेरा चेकअप करवाया और मुझे घर लेकर गए। तो ये एक समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एक ऑनर की बात थी। इस तरह आपसे मुलाकात हुई, साकिब भाई से हुई, एक और हमारे साकिब हैं वो भी जहलम से ताल्लुक़ है, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। ठीक है। मैं अगर बाकी नाम भूल रहा हूँ तो बड़ी एक ज़्यादती होगी, क्योंकि सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कल नाश्ता जो था उन्होंने की नाम सी भाईजान, नसीर और आसिफ। हाँ जी, ठीक है। ये मायूं साहब, ये मंसूर शाह साहब के दोस्त नसीर और आसिफ साहब। हाँ, तो मंसूर शाह साहब के जो दोस्त हैं, नसीर भाई हैं, आसिफ साहब हैं, उन्होंने बड़े अखलास के साथ हमें टाइम स्पेंड करवाया। हालांकि मेरा ये बड़ा शॉर्ट ट्रिप था, सिर्फ 2-3 दिन का, लेकिन उसके अंदर अंदर मेरे लिए अच्छे खासे कम्युनिटी के लोगों से भी मिला और यहाँ की जो टूरिस्ट एरियाज थे वो एक्सप्लोर किए। तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलें जी, ये आपका फर्स्ट टाइम है डेनमार्क में, कोपेनहेगन में, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये की जाती है कि आप दोबारा भी आएंगे और इससे भी बढ़कर यहाँ के लोग ख़ासतौर पे वेलकम आपको करेंगे। और यहाँ डैनिश लोगों को भी आपने देखा या यहाँ का माहौल देखा, कैसा महसूस कर रहे हैं डेनमार्क को? मौसम तो आपने देखा ठंडा है काफ़ी। हाँ जी, तो मौसम की ठंडक अपनी जगह, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये बड़े बाबा किस्म के लोग हैं, बहुत ही दरवेश सोच रखने वाले और वेरी सोफिस्टिकेटेड डिसेंट लोग हैं। अच्छा। और मतलब मुझे तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आई हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमारा एक कल्चरल गैप यहाँ पर है और हमारी कोशिश होती है कि हम जहाँ भी जाएं अपनी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हैं। और हमारी जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, ये मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि ये सारे के सारे सक्सेस लोग हैं जो डेनमार्क के अंदर हैं। ठीक है। तो मैं बहुत सारे लोगों से मिला और बहुत सारे लोगों को नहीं मिल सका बिकॉज ऑफ के ट्रिप मेरा बहुत ये शॉर्ट था। थोड़ा सा मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी इस वक्त रियल एस्टेट के साथ काम कर रहे हैं और इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं, ताकि यहाँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो अगर चाहें पाकिस्तान में जाकर उसमें शेयर करना चाहें, रियल एस्टेट में कोई बिजनेस करना चाहें, तो उस हवाले से ज़रा बता दें। अच्छा, रियल एस्टेट जो पाकिस्तान की है, जैसे कि आपने देखा कि पिछले कुछ अर्से में डाउनफॉल था और ये अप एंड डाउन्स तकरीबन हर मुल्क में और पाकिस्तान में भी आते रहते हैं। जी। ये जो अभी हमारा साल का आगाज़ हुआ है जिसमें कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव दिए हैं अबाउट रियल एस्टेट और इसको टैक्स फ्री सेक्टर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा
मैं समझता हूँ कि अपसेट आएगा मार्केट के अंदर। अच्छा। और रियल एस्टेट का वो बूम आएगा जो शायद हमने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा। लेकिन अगेन ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रोजेक्ट्स की छानबीन ज़रूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बड़े शहरों के अंदर, बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सा गुरेज करें, छोटे शहरों की तरफ आएँ। ठीक है। क्योंकि छोटे शहरों में स्मॉल साइज प्रोजेक्ट होते हैं और आपकी अप्रोच में होते हैं, और वहाँ पर ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है इस वक्त। और जो बड़े शहर हैं, जब भी डाउनफॉल आता है तो बड़े शहरों के ऊपर आता है, छोटे शहरों की रियल एस्टेट के ऊपर कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। यही वजह थी कि मैंने अपना तमाम तर फोकस हमेशा स्मॉल सिटीज़ में रखा है, और मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और इस बेल्ट के अंदर होता है। यहाँ की जो इकॉनमी है ये सस्टेनेबल है। ठीक है। और हमने पिछले 2 साल के अंदर, जबकि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल था, हमने वो तमाम प्रोजेक्ट सक्सेस किए हैं जो कि इससे पहले वो बंद पड़े हुए थे। तो रीज़न ये थी कि रियल एस्टेट का डाउनफॉल जितना मर्जी आ जाए, लेकिन ये जो हमारी एक बेल्ट है, ये जो ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल, गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात वगैरह, यहाँ पर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट को देखभाल के, तो कोई वजह ही नहीं कि आपका किसी किस्म का कोई नुकसान हो। तो हर बंदे के लिए मेरी फ्री एडवाइजरी मौजूद है। अगर कोई बंदा कंसल्ट करना चाहे, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, गुजरात वाला प्रोजेक्ट है, उसके वाले से ज़रा वो नाम बता दें। और तो क्या गुजरात वाला प्रोजेक्ट जो है हमारा, लिबर्टी गुजरात, ठीक है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव इन माय लाइफ। क्योंकि ये एक हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है कि जो हमने 170 कनाल के ऊपर डिज़ाइन किया है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अच्छा। तो ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट कमर्शियल है। ये एक टूरिस्ट शॉपिंग पार्क है जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म में इजाफा होगा। अच्छा। और और इसमें जितने भी फीचर्स हैं ये यूज़र फ्रेंडली हैं कि जो लोग आएंगे उनकी इन्वेस्टमेंट 100% सेव है। प्रोजेक्ट NOC अप्रूव्ड है, और इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो रिकॉर्ड किस्म की डेवलपमेंट उसमें हुई है पिछले 1 साल के अंदर। और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो हमारे लिए फ़ख्र साबित होगा। अच्छा, इसमें ज़्यादा ओवरसीज इंटरेस्टेड हैं या वहाँ पाकिस्तान के लोकल जो अफराद हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं? एक्चुअली देखें, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जब इन्वेस्टमेंट आती है तो कहीं ना कहीं ओवरसीज़ तो लिंकअप हो ही जाते हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी थी वो डोमेस्टिक जो हमारी थी इन्वेस्टमेंट, ये उसके ऊपर बेस किया है। और इंडस्ट्रियलिस्ट मुकामी जितने भी, उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं। अच्छा। गुजरांवाला से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो यूँ समझ लें कि इस वक्त 50-50 का पोर्शन हमारे पास है कि 50% ओवरसीज़ और 50% जो पाकिस्तानी है, लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। चलें, आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं, जो अगर मेरे जहन या दिमाग में नहीं कोई ऐसी या सवाल, कोई ऐसी बात यहाँ के लोगों के हवाले से या ओवरऑल अगर करना चाहिए? यूरोप के विज़िट पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हम अपना कंपैरिजन करते हैं यूरोप के साथ, तो हमें अपना बड़ा छोटा नज़र आता है। ठीक है। और उसकी वजह जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो उसकी वजह मैं समझता हूँ हमारी सोच है कि हम सोच बदलेंगे तो मुल्क बदलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप करें कुछ ना और सब कुछ हासिल कर लें। तो अगर हमें ये तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करना है जो कि इस वक्त यूरोप के अंदर है, तो हमें भी इसी तरह से टैक्स अदा करने होंगे, हमें भी इसी तरह से कंप्लाइंस करनी होगी अपनी, कि जैसे हम यूरोप के अंदर करते हैं। चलें। लेकिन हम अपने घर को उस तरह से ना साफ़ रख सकते हैं ना रखते हैं। अनफॉर्चुनेट ये हकीकत बात है कि आप टैक्स नहीं देते, चलो एक अलग बात है, कम से कम हम सफाई तो आसानी से कर सकते हैं जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं आएगा। बिल्कुल। तो बहसीत को हमें अच्छी आदतें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर हम अब पाकिस्तान के अंदर भी एक पूरा यूरोप बना सकते हैं। चलें, हमारी दुआ है जनाब, जिस तरह आप जिस रफ्तार से चल रहे हैं, इस रफ्तार में भी इजाफा भी हो और आपके कारोबार में भी इजाफा हो, आपकी विजन में भी इजाफा हो, और इंशाल्लाह ताला नेक नियत और मेहनत और वालिदैन की दुआएं अगर आपके साथ हैं और हैं आपके साथ, तो अल्लाह ताला आपको बुलंदियों तक जरूर पहुँचाएगा। ये हमारी दुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला हम दुआ करेंगे और ख्वाहिश भी रखेंगे कि दोबारा आप डेनमार्क तशरीफ़ लाएँ और यहाँ आपको नए नए दोस्तों के साथ मिलाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।